फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ये हमें शो करना है या प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें एक सिंपल पेंडुलम जो है कंसिडर करना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम को, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है जो कि मासलेस है, या यूँ कहूँ कि इसके जो एक कोने के ऊपर जो है पॉइंट मास लटका रखा है, ज़्यादा मास नहीं लटका रखा है, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग या फिर इस स्टैंड के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो हम इसे मासलेस कहेंगे। और दूसरा ये है कि एक टेंशनलेस है। टेंशनलेस मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसके दूसरे एंड पे मैं बहुत सारा मास लटका देता हूँ, तो होगा क्या कि इस स्ट्रिंग में या इस वायर के अंदर टेंशन पैदा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस वायर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए और ये जो है खिंच जाए, इसकी लेंथ जो है बढ़ जाए बीच में ही, और जिससे ऑक्सीलेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे टेंशनलेस बना रहे हैं, मास कम रख रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी वायर है वो अच्छी क्वालिटी की है, एक तरीके से रिजिड मान लीजिए, यानी कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है और ये बहुत स्ट्रेट है। साथ ही ऊपर ये जो स्टैंड लगा हुआ है जहाँ से ये चीज़ लटकी हुई है, ये भी एक रिजिड स्टैंड है, यानी कि रिजिड बॉडी है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि कितना भी ऑक्सीलेशन कर ले, इसके अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगा या फिर टूट फूट जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीलेशन में या मोशन में कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बिल्कुल परफेक्ट पेंडुलम हमने बनाया है, सिंपल पेंडुलम, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये मासलेस है, ये टेंशनलेस है, इसकी स्ट्रिंग जो स्ट्रेट है और एक रिजिड स्टैंड पे लटका हुआ है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि ये जो आइडियल लेंथ है, ये एल मानी है हम लोगों ने, यानी कि इसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑक्सीलेशन करवाने के लिए इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं थीटा का, यानी कि थीटा आप लोग आर्क के रूप में इसको एक्स भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो थीटा आएगा और यहाँ पे नापेंगे तो आर्क आएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे आकर के हम लोगों ने इसको यहाँ ले आए और यहाँ पे आके इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी जमा होगी, जिसकी वजह से ये जो है आगे मोशन करेगा। राइट, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, यानी कि ये ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें इससे ही ऑब्जर्व करना है, यानी कि इन ऑक्सीलेशंस को ही ऑब्जर्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए, जब हम लोग इसको यहाँ पर लेके आए, यानी ये जब भी ये यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे होते हैं। पहला, तो ये बैलेंस फोर्स इसे नीचे की तरफ खींचता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक एम जी, यानी कि एक जो फोर्स है जो सबके ऊपर काम करता है, एम जी फोर्स काम करता है नीचे की तरफ इसके ऊपर। राइट, वो एम यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी के आसपास दो तरीके के फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन इसकी जो पेंडुलम की है वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एक फैक्टर काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट काम करेगा, वो होगा एम जी कोस थीटा। राइट, क्योंकि ये सीधे सीधे काम कर रहा है। राइट, एम जी कोस थीटा। वहीं मैं बात करूँ इससे बिल्कुल इस तरफ, यानी कि 90 डिग्री डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और काम कर रहा है जिसे नीचे की तरफ खींच रहा है, उसे हम लोग कहेंगे एम जी साइन थीटा, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि एक पेंडुलम या फिर एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है इस तरीके का, उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में, और एक जो है उसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो इसलिए हम लोग इसको एम जी कोस थीटा नाम दिया है, इसको नाम दिया है एम जी साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एम जी कोस थीटा है ये तो सीधा ही में जा रहा है। इसका मतलब ये तो एक टेंशन फोर्स पैदा करता है। टेंशन मतलब उतनी नहीं कि ये हमारी जो वायर है इसको डिफॉर्म कर देना, ये एक सिंपल टेंशन पैदा करता है जो कि होनी चाहिए, इतनी टेंशन तो होनी चाहिए, इतना टेंशन फोर्स तो इसके अंदर लगना ही चाहिए। तो एम जी कोस थीटा जो है एक बैलेंस टेंशन फोर्स है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेंशन टी इज इक्वल्स टू में एम जी कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बात करें एम जी साइन थीटा की, तो एम जी साइन थीटा एक अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स इसलिए है क्योंकि ये हमेशा इस चीज़ को, इस पेंडुलम को यहाँ पे खींचना चाहता है। अब हमें पता है कि किसी भी सिंपल मोशन को इस तरफ खींचने के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है, और अनबैलेंस फोर्स क्या करता है उसके अंदर, एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। हमें पता है न्यूटन के लॉ से, न्यूटन के लॉ का स्टेटमेंट भी यही कहता है कि एक अनबैलेंस फोर्स जब तक किसी बॉडी पे ना लगे तब तक बॉडी वैसा का वैसा मोशन करती रहेगी। ये बात हम जानते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगा, और एक्सेलरेशन जो है इसे मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अब एक्सेलरेशन लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी लग ही रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये मोशन कर रहा है एम जी कोस थीटा, यानी कि ऐसे कैसा है पेंडुलम, इसको यहाँ पे लेके जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो आएगा ना। तो वो फोर्स क्या होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से वो फोर्स होगा एम ए, जो से इस तरफ खींच रहा है। पहले भी मैं इसकी बात कर चुका हूँ। तो एम ए इज इक्वल्स टू में एम जी साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और जो हमारा एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो जब आप दोनों को इक्वल रखोगे और एम से एम कैंसिल आउट करोगे तो ए इज इक्वल्स टू में जी साइन थीटा, यानी कि ये वो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से हमारा ये जो पेंडुलम है ये मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। राइट, जैसे कि मैंने आपको सिंपली बताया था पहले भी, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मान लिया।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस थीटा को आप लोग रेडियन में कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे क्या है कि इसकी थोड़ी सी फॉर्म बदलनी है जिससे मैं आगे इसका यूज़ कर सकूँ टाइम पीरियड के लिए। तो इसकी फॉर्म बदलने के लिए मुझे साइन थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसकी जगह कुछ और यानी कि रेडियंस में से लिखना पड़ेगा। अब थीटा को आप लोग कैसे नापेंगे रेडियंस के अंदर? देखिए यहाँ पे इस पेंडुलम के मोशन के अंदर आइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस छोटे से थीटा को नापने के लिए ये जो आर्क एक्स बन रहा है, अगर मैं एक्स अपॉन में इसकी जो पूरी लेंथ कर दूं, यानी कि ये रोटेशनल मोशन है एक तरीके से, तो जब मैं इसको एक्स अपॉन में एल करूंगा, देखिए यहाँ पे ये पूरा हिस्सा कवर हो रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे हिस्से को आर्क अपॉन में लेंथ को हम लोग थीटा कह सकते हैं, राइट। तो थीटा इज इक्वल्स टू में एक्स अपॉन में एल। ये परफेक्टली नहीं है, मैं आपको फिर मैं बता देता हूँ, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन इसलिए है कि हो सकता है कि थोड़ा सा थीटा के अंदर थोड़ा सा बदलाव हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा का एंगल 30 है और मैं आर्क अपॉन में लेंथ से सिर्फ 29 या 28 डिग्री ही कैलकुलेट कर पाऊँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का जो एंगल है वो बहुत छोटा है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब इस थीटा को मैं एक्स अपॉन में एल लिख सकता हूँ, साइन थीटा को। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए ए इज इक्वल्स टू में जी एक्स अपॉन में एल। तो यानी कि ये भी एक तरीके से वही एक्सेलरेशन है, और यहाँ से हमें एक जो है रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या होगा कि हमें पता है कि जो जी है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये तो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो एल है, एल बोले तो ये हमारा ये जो हमारा लेंथ है ये उतना ही रहेगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ का रिलेशन हमारे सामने निकल जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी हमें समझ में आई। ये दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। दूसरी, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही होती है, यानी कि एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये बार बार मैं बता चुका हूँ, स्प्रिंग में भी बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा बॉडी को मेन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा, विच मीन्स ये जो पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें दूसरी चीज़ जो पता करनी है वो ये है कि इस एक पेंडुलम को एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, मतलब इस एक पूरी ऑक्सीलेशन में इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो था टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन में एक्सेलरेशन ए। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला हमें याद है। और यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, ए इज इक्वल्स टू में जी एक्स अपॉन में एल। यहाँ से एक्स अपॉन में ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी एल अपॉन में जी। क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एल ऊपर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन में ए इज इक्वल्स टू में एल अपॉन में जी। तो इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स में 2 पाई एल अपॉन में जी, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो हमेशा अंडर रूट में लेंथ इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक बार के लिए अगर हम लोग इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान के चलें पूरी दुनिया के अंदर या किसी भी जगह पे, तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है उसकी डिपेंडेंसी होगी ये लेंथ का स्क्वायर रूट। मतलब ये जो हमारा पेंडुलम होते हैं जितने भी, उनका जो टाइम पीरियड है वो मास पे, यानी कि जो नीचे लटका हुआ होता है ना मास वाला जो हिस्सा, उस पे डिपेंड ना करके वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ये चीज़ और भी हमें ढंग से समझ में आएगी जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जैसे कि क्लॉक्स हो गई, ठीक है। और बात करेंगे कि इसकी डिपेंडेंसीज और क्या क्या हो सकती है, कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ से अगर मैं लेंथ की वैल्यू कुछ भी रखूँ, मान लीजिए कुछ भी लेंथ की, मान लीजिए 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर जो भी है, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब पेंडुलम जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। ये चीज़ हम लोग न्यूमेरिकली प्रूव कर सकते हैं, अगर हम लेंथ की जगह कोई मान लीजिए कोई वैल्यू रख दे, तो ये चीज़ हमें इसके न्यूमेरिकल पार्ट में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंडुलम की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में और उसकी डिपेंडेंसीज के बारे में। तो आई होप आपको ये सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर कोई दिक्कत हो जाती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।